नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ज्ञानिक चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप प्रसन्न होंगे, हालात कैसे भी हों, जीत की उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी कभी हार ना मानने वालों पर मेहरबान होती है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टॉपिक 2, एथिक्स। अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है, इसके सारांश क्या है, संरचना कैसा है, वृत्ति और विचार क्या है तथा यह आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव क्या है और संबंध क्या है। नैतिक और राजनैतिक अभिवृत्ति, सामाजिक प्रभाव और धारणा क्या है। इंग्लिश में देखते हैं तो क्या कहता है कि एटीट्यूड क्या है, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। दोस्तों, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, इंग्लिश जरूर ध्यान दीजिएगा, एटीट्यूड कहते हैं। क्या है? अभिवृत्ति एक दी गई परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा है या किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों, विचारों, सामाजिक परिस्थितियों के प्रति एक प्रकार की प्रकृति है। देखते हैं क्या है। तो अभिवृत्तियां व्यक्तियों के एहसास, व्यवहार व विचारों को समझने में सहायता करती हैं। अभिवृत्ति सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। ठीक। जो आपको ध्यान देना है कि अभिवृत्ति में क्या याद करना है, तो ध्यान यही देना है कि किसी विशेष परिस्थिति में या एक दी गई परिस्थिति में व्यक्ति की क्या मानसिक दशा है, या किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों, विचारों, सामाजिक परिस्थितियों में एक प्रकार की प्रस्तुति है। इतना भी आप कह सकते हैं कि किसी दी गई परिस्थिति में आपकी क्या मानसिक दशा है। ठीक। यह अभिवृत्ति सकारात्मक और नकारात्मक होती है, इसको याद कर लीजिए। फिर बाद में आप ये भी देख सकते हैं कि अभिवृत्तियाँ व्यक्तियों के एहसास, व्यवहार और विचारों में समझने में सहायता करती है। आते हैं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक। नकारात्मक देखते हैं तो इसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिकूल होती है, ना कि अनुकूल। तो जब प्रतिक्रिया प्रतिकूल होगा तो नकारात्मक परिणाम आएंगे। वहीं जब सकारात्मक की बात करेंगे तो प्रतिक्रिया अनुकूल होगी और परिणाम सकारात्मक होगा। स्वच्छ भारत अभियान जैसे आप कहेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। सकारात्मक की बात करें तो यह योजना 100% सफल हुई, उसका क्रियान्वयन भी अच्छे तरीके से हुई। वहीं नकारात्मक की बात करें तो योजना के सफल क्रियान्वयन की कुछ समस्याएं भी थी, जैसे कि व्यवहार परिवर्तन हुआ लोगों का, दंड व निगरानी पर ध्यान देना के लिए उसके लिए सिद्धांत बनाए गए, न सिद्धांत व सामाजिक प्रभाव। ठीक। आप कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कि सिलेंडर वाला उजला योजना की सकारात्मक पक्ष यही हुई कि हाँ, ये योजना सफल हुई, तभी इसका 2.0 आया। असफलता में देखिए कि किसी क्षेत्रों में इनकी पहुंच हुई और किसी क्षेत्र में इनकी पहुंच नहीं हुई। लाभार्थी के यहाँ पे जो गैर लाभार्थी थे उनको प्राप्त हुआ, कोई भ्रष्टाचार हुआ। ऐसी स्थिति में अभिवृत्ति हमारी चेंज। अब बात करते हैं अभिवृत्ति व मूल्य क्या होता है। सबसे बड़ी जरूरी बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, हर स्थान पे इसका यूज होगा, आपके जीवन में भी और परीक्षा में भी। अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति तो अभिवृत्ति की अपेक्षा मूल्य में भावनात्मक पक्ष अधिक होता है। अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर होते हैं। अभिवृत्ति के निर्माण पर मूल्य का निश्चित प्रभाव पड़ता है, परंतु मूल्य के विकास पर अभिवृत्ति का खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिवृत्ति मुख्य रूप से नकारात्मक व सकारात्मक होती है, जबकि मूल्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक आदि होते हैं। मूल्य में पहचान होती है अथवा आत्मीकरण की प्रधानता होती है, लेकिन अभिवृत्ति में नहीं। अभिवृत्ति तो परिवर्तन है, जैसी स्थिति, जैसी सिचुएशन, उसी हिसाब से आपकी अभिवृत्ति है। तो समझ गए आप। अभिवृत्ति और मूल्य की परिभाषा भी इस हिसाब से लिख सकते हैं कि अभिवृत्ति की अपेक्षा क्या होता है, अभिवृत्ति की अपेक्षा मूल्य में भावनात्मक पक्ष अधिक होता है। अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर होते हैं। अभिवृत्ति के निर्माण में मूल्य का निश्चित प्रभाव पड़ता है, परंतु मूल्य के विकास पर अभिवृत्ति का खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिवृत्ति मुख्य रूप से सकारात्मक और नकारात्मक होती है, जबकि मूल्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व नैतिक होते हैं। मूल्य में पहचान अथवा आत्मीकरण की प्रधानता होती है, लेकिन अभिवृत्ति में नहीं होती है। यही हो गया आपका
कुछ पॉइंट वही है कि अभिवृत्ति सकारात्मक नकारात्मक होती है, मूल्य स्थिर होते हैं। ठीक, अभिवृत्ति की अपेक्षा मूल्य में भावनात्मक पक्ष अधिक होती है। अभिवृत्ति बदलती रहती है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। मूल्य में आत्मीकरण की भावना पाई जाती है। यही सब है। अब आते अभिवृत्ति और विश्वास में संबंध। अभिवृत्ति तो आपको पता ही होगा कि अभिवृत्ति क्या है, कि किसी भी सिचुएशन में आपको रखा जाए तब ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की क्या मानसिक दशा होती है, वो हो गया अभिवृत्ति। आइए देखते हैं विश्वास क्या है। विश्वास वस्तुओं और विचारों के बीच की संबंध की अभिव्यक्ति को विश्वास कहते हैं। फिर से दोबारा, विश्वास क्या है कि वस्तुओं व विचारों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति को विश्वास कहते हैं। विश्वास अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को इंगित करता है, जिनके आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण होता है। अभिवृत्ति की अपेक्षा विश्वास का कार्यक्षेत्र अधिक सीमित होता है तथा विश्वास में विश्वास की संभावना अधिक होती है। विश्वास की तुलना में अभिवृत्ति में परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। ठीक, विश्वास की तुलना में अभिवृत्ति में परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। अभिवृत्ति की अपेक्षा विश्वास का कार्यक्षेत्र अधिक होता है तथा विश्वास में अंधविश्वास की संभावना होती है। ठीक, आते हैं अभिवृत्ति की संरचना क्या, सबसे मोस्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट। तो अभिवृत्ति की संरचना की अगर बात किया जाए तो अभिवृत्ति में एक भावनात्मक पक्ष, जैसा कि आप पहले देखिए मूल्य की परिभाषा में, संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव एंड व्यवहारात्मक पक्ष बिहेवियर। भावनात्मक पक्ष कहता है कि आपको एहसास होता है, फीलिंग होती है। तो फीलिंग कैसी है, तो किसी व्यक्ति वस्तु घटना के प्रति उत्पन्न जो भाव होती है, जैसे कि भय, किसी के प्रति घृणा, पसंद, प्रेम, नापसंद, सहानुभूति, समानुभूति, करुणा, ये सब हो गया हमारा एहसास, फीलिंग होता है। उदाहरण की बात करते हैं, भय पैदा करने हेतु सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती, तंबाकू के पक्ष में लिखा रहता है कि देखो गला का कैंसर, ऐसा कैंसर, वैसा कैंसर। ठीक, वहीं हम संज्ञानात्मक पक्ष देखते हैं तो इसमें विचार व विश्वास की बात होती है, थॉट, जैसे जानना, परिकल्पना करना यानी कि इमेजिन करना, मान्यता देना, जैसे किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आपकी प्रवृत्ति क्या है। क्रिया व्यवहार में देखें तो एक्शन क्या होता है हमारा, ये व्यवहार का जो पक्ष है। तो अभिवृत्ति के अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करने की मानसिक प्रतिक्रिया है, जैसे एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार क्या है। ठीक, ये हो गया हमारा क्रिया व्यवहार, व्यवहारात्मक पक्ष। यानी कि अगर देखें हम तो अभिवृत्ति की जो संरचना की बात किया जाए तो एक भावनात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, व्यवहारात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष में हमारा एहसास, फीलिंग की बात होती है, और जिसमें किसी वस्तु व्यक्ति वस्तु घटना के बाद जो उत्पन्न भाव होता है, भय, घृणा, प्रेम, पसंद, समानुभूति। विचार विश्वास की बात किया जाए तो ये संज्ञानात्मक पक्ष है। इसमें क्या है कि जानना, परिकल्पना करना, मान्यता देना। वहीं क्रिया व्यवहार में देखा जाए तो अभिवृत्ति अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसके हिसाब से क्या प्रतिक्रिया किया जाता है, ये हो गया। आइए देखते हैं अभिवृत्ति के कार्य और वृत्ति। वृत्ति मतलब होता है फंक्शन, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में एक से एक चीज़ लिख देंगे, इसलिए आपको इंग्लिश कुछ शब्दावली ध्यान देना है कि वृत्ति को फंक्शन कहते हैं। जैसे कि उपयोगितावादी साधनात्मक कार्य। ठीक, उपयोगितावादी साधनात्मक कार्य की बात करें क्या है, जैसे लाभ या पुरस्कार दे करके हम किसी की अभिवृत्ति चेंज कर सकते हैं। लाभ देने से क्या होगा, सकारात्मक अभिवृत्ति जन्म लेगी और कार्य बार बार करने की प्रकृति और प्रतिक्रिया बढ़ेगी। जैसे कि आप पढ़ने में तेज है, आपको पुरस्कार दिया जाता है कि भाई तुमने मैथ में इतना अच्छा नंबर लिया, तो अगली बार वो और प्रयास करेगा करने का। वहीं दंड की बात करें तो नकारात्मक अभिवृत्ति की, मान लो वो सिगरेट पी रहा है, मैच खेल रहा है, घर की बातें शरारत कर रहा है, तो उसके लिए इसको दंड दो। तो दंड डालने से क्या होगा कि फिर वो अगली बार वो कार्य करने के लिए रुकेगा, सोचेगा, टालने की प्रकृति उसके अंदर आएगी। आते हैं ज्ञान कार्य। ये हो गया हमारा उपयोगितावादी या साधनात्मक कार्य। आइए देखते हैं ज्ञान कार्य क्या है। ज्ञान कार्य में देखते हैं तो अवृत्ति के अनुकूल और वृत्ति के प्रतिकूल। जो वृत्ति के अनुकूल होगा उसमें ज्ञान और देश दुनिया से जुड़े रहने की भावना आएगी और एक जिज्ञासा उत्पन्न होगा कि हाँ मैं भी एआई सीखूंगा, चैट जीपीटी सीखूंगा, ऐसा करूंगा वैसा। और प्रतिकूल की बात क्या है कि हम रूढ़िवादी विचार को ही लेकर चल रहे हैं कि हाँ सत्य प्रथा अच्छा है और डायन प्रथा ठीक है,
तो ये हमारा रूढ़िवादी विचार हो जाएगा। तो ज्ञान भी डिपेंड करता है कि हम कब अनुकूल और कब सकारात्मक नकारात्मक, यही इसकी परिभाषा बता रही है आपको। ठीक, अब देखते हैं रूढ़िबद्धता पूर्वानुमान क्या है। तो एक प्रकार का है सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक की अगर बात हम करें तो सकारात्मक आदर्श व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, आवृत्ति धारणा बदलाव संभव हो सकता है। वहीं नकारात्मक की बात करें तो आदर्श व्यक्तित्व से दूर कुंठित आवृत्ति होती है, आवृत्ति धारणा में बदलाव मुश्किल करता है। मतलब आप समझिए, रूढ़िबद्धता जो होता है ये पूर्वानुमान होता है। यहाँ तक कि रूढ़िबद्धता ये भी कह सकते हैं पूर्वानुमान या पूर्वाग्रह, ये भी कह सकते हैं। जैसे हम अपने लिए अगर लड़का हो तो लड़की की पसंद करती है कि ऐसे करता है कि मेरे लिए ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसा ऐसा मैं इससे प्यार करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा। फिर उसी के आधार पे वो जब शादी होता है तो तय करता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और जब उसे अकस्मात मिल जाता है तो सीधा कहता है हाँ यही तो है जिसे मैं खोज रहा था या खोज रही थी। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूर्वाग्रह। रूढ़िबद्धता क्या होता है, ये नकारात्मक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक नकारात्मक पक्ष देखते हैं तो क्या है कि आदर्श व्यक्तित्व से दूर कुंठित आवृत्ति आ जाती है और आवृत्ति धारणा में बदलाव मुश्किल कि अरे बहू लेकर आए, ये पर्दा नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है वैसा। उसके बाद लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कों को नहीं, ये सब रूढ़िबद्धता नकारात्मक है। ठीक, वहीं सकारात्मक की बात करें तो आदर्श व्यक्तित्व से प्रभावित होता है कि देखो भाई मदर टेरेसा को देखो। ठीक है, देखो हमारे जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं उनको देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी को देखिए, समाज में आके कार्य कर रही हैं। तो ये हो गया हमारा सकारात्मक जो बदलाव लाता है। ये कहता है कि विवेक की परंपराओं की तुलना में, क्या कहता है, परंपराओं की तुलना में किसको महत्व दें, तो विवेक को। ठीक है, किसको महत्व दें, तो विवेक को। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। ठीक, तो ये हो गया हमारा रूढ़िबद्धता का जो होता है एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अहम रक्षात्मक कार्य क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अहम रक्षात्मक कार्य ईगो डिफेंसिव फंक्शन क्या होता है। तो अभिवृत्ति का महत्वपूर्ण कार्य चिंता निराशा व द्वंद्व से व्यक्ति की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा हेतु अभिवृत्ति में बदलाव करना, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति का विकास करना और भावनात्मक समझ मजबूत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भावनात्मक समझ। कभी कभी इसमें हमारे जो निर्णय और न्याय जो होते हैं ये गलत हो जाता है, तो भावनात्मक समझ बहुत जरूरी है। आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति विकसित करना होगा। ठीक, ये अहम रक्षात्मक कार्य। इसी प्रकार हम देखते हैं इसकी वृत्ति में या फंक्शन में अभिवृत्ति के क्या है। तो पांचवा है मूल अभिव्यंजक कार्य, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, जैसे स्वयं को समझने और अभिव्यक्ति करने में सहायता करना और व्यक्तिगत मूल्य के अनुकूल अभिवृत्ति में बदलाव करना। वहीं सामाजिक पहचान के कार्य की बात करें तो व्यक्ति को सामाजिक तौर पर पहचान पर जो मिलता है वो हो गया सामाजिक पहचान कार्य। अब आते हैं, ये पॉइंट हमारा खत्म कि अभिवृत्ति की वृत्ति क्या है, यानी फंक्शन क्या है। तो ये 6 फंक्शन आपने देखा क्या क्या है। पहला उपयोगिता है, दूसरा हमारा ज्ञान कार्य, तीसरा हमारा है रूढ़िबद्धता पूर्वानुमान, चौथा अहम रक्षात्मक कार्य, पांचवा मूल्य अभिव्यंजक कार्य, छठा सामाजिक पहचान, यानी कि अभिवृत्ति विकास का निर्माण। इसको हम एक डायग्राम अगर बना के देखें तो फंक्शन क्या है अभिवृत्ति के, फंक्शन यही है उपयोगितावादी, उपयोगितावादी। ठीक है, या साधनात्मक कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है ज्ञान कार्य, तीसरा कह दे तो अहम रक्षात्मक प्रभाव, चौथा हम देखें तो सामाजिक प्रभाव क्या होता है, और पांचवा देखें तो स्व से प्रेरित है, मूल अभिव्यंजक कार्य है, और छठा देखें तो हमारा रूढ़िबद्धता पूर्वानुमान है। आइए देखते हैं अभिवृत्ति विकास व निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अभिवृत्ति का विकास व निर्माण कैसे होता है। तो अभिवृत्ति का विकास और निर्माण, परिवार की क्या भूमिका, समाज की, शिक्षण संस्थानों आदि की क्या भूमिका है। दंड व पुरस्कार से भी अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। साक्षरता व निरक्षरता के आधार पर भी किया जा सकता है। अनुवांशिक कारक भी होते हैं कुछ जो बदलाव करते हैं, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं।
और भी कारक हैं। सूचना का प्रभाव भी हो सकता है मित्र व समूह का। जानते हैं क्या कहना चाह रहा है कि अभिवृत्ति के विकास व निर्माण में ये सब सहायक हो सकते हैं। ठीक, क्या क्या हो सकते हैं, डायग्राम बनाया तो विकास व निर्माण में तो देखें हम, तो परिवार, समाज व शिक्षण संस्थानों की भूमिका देखे होंगे। दंड व पुरस्कार की बात किया जाए, साक्षरता और निरक्षरता की बात यानी लिटरेसी एंड नॉन लिटरेसी की बात, सांस्कृतिक कारक की बात करें तो कल्चरल फैक्टर की बात हो जाती है, सूचना प्रभाव की बात किया जाए तो इंफॉर्मेशनल एंड टेक्नोलॉजी की बात हो जाएगी, और कम्युनिकेशन की बात आईसीटी, फ्रेंड सर्किल हो गया हमारा और उसका ग्रुप हो गया। ठीक, ये हो जाएगा हमारा अभिवृत्ति विकास और निर्माण में सहायक कारक। आइए देखते हैं अभिवृत्ति में बदलाव भी होता है। अभिवृत्ति में बदलाव होता है कैसे, तो करिश्मावादी नेतृत्व जैसे कि फिल्म कलाकार, राजनेता, आदर्श व्यक्ति, ये भी बदलाव करते हैं। समाज का बहुत प्रमुख आईना है। एक मूवी है ओ माई गॉड, ये दिखाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे हैं, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक दिखाता है कि जो हार्मोनल चेंज होते हैं और जो मैटर्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तारे जमीन मूवी बताता है। ऐसे बहुत से मूवी हैं जो परिवर्तन का कारक है। ज्ञान कौशल शिक्षा के माध्यम से, संदेश व संचार विज्ञापन करना, पुरस्कार व दंड के माध्यम से, आत्म विश्लेषण व निरंतर सीखने की प्रक्रिया से। ठीक, यानी कि इनको भी अगर ग्राफ बना के हम लिख सकते हैं कि आवृत्ति में बदलाव कैसे आता है। तो आवृत्ति में बदलाव की बात करें तो फिल्म या चलचित्र लिख सकते हैं हम। ठीक है, राजनेता, आदर्श व्यक्तित्व, ये सब करिश्मावादी नेतृत्व जैसे करिश्मा होती है। ज्ञान और कौशल के बल पर भी हम आवृत्ति में बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल कुछ इवेंट्स हैं, इनको देखना चाहिए और कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। ठीक है, तो लोगों की मानसिकता बदली, हाँ भाई हड़प्पा सभ्यता में ऐसी ऐसी व्यवस्था थी जो हम आज सीख रहे हैं, वो प्राचीन काल में ही हमारे यहाँ विकसित थी। तो ज्ञान हो गया, कौशल के द्वारा कि हाँ भाई ये गाड़ी चलन में निपुण हूँ, ऐसा पढ़ने में निपुण हूँ आदि। संदेश व संचार विज्ञापन के द्वारा भी बदलाव आता है आवृत्ति में कि अब युग आ गया है कि युवा अपने को आगे लेकर आए। पुरस्कार व दंड के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक, आते हैं आवृत्ति व व्यवहार में संबंध क्या है। तो आवृत्ति व व्यवहार में जटिल संबंध होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन योग व व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, आवृत्ति व व्यवहार में संबंध क्या है, यही है कि लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, ठीक है, प्लस रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन उसके प्रति कोई कार्य नहीं करते हैं और न ही समय निकालते हैं। आवृत्ति व व्यवहार में एक रूपता भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आवृत्ति प्रबल हो, व्यक्ति अपनी आवृत्ति के प्रति जागरूक भी हो, व्यक्ति का व्यवहार स्वयं द्वारा नियंत्रित व मूल्यांकित हो, व्यक्ति की यह सोच उसके व्यवहार का परिणाम सकारात्मक। आइए देखते हैं नैतिक आवृत्ति क्या होती है, मोरल एटीट्यूड। तो नैतिक आवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में दिखती है। नैतिक आवृत्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नैतिक निर्णय लेना और देना भी। और नैतिक मूल्य व वृत्ति का विकास परंपरा व संस्कृति के द्वारा भी होता है। नैतिक मूल्य सभी प्राकृतिक मूल्यों में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे अच्छाई, पवित्रता, सत्यवादिता, विनम्रता प्रमुख नैतिक मूल्य हैं। आइए देखते हैं नैतिक मूल्य बुद्धिमत्ता व शक्ति संपन्नता में अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्या हुआ, नैतिक मूल्य आवृत्ति क्या होती है, यही होती है कि नैतिक आवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में दिखती है। आवृत्ति से बता नहीं कि परिस्थिति है, उस परिस्थिति में व्यक्ति की मानसिक दशा क्या है तो दिखाई पड़ जाती है। कि आप ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप खूब क्रोधित हो जाए तो आपकी आवृत्ति दिखाई देगी। ठीक है, आप कहीं प्रसन्न हो जाए, सहानुभूति वाले हो, किसी पशु को चोट लग जाए तो उपचार कर दीजिए। तो ये परिवर्तन होता रहता है। आवृत्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नैतिक निर्णय देना भी होता है। ठीक है, नैतिक मूल्य व आवृत्ति का विकास परंपरा व संस्कृति के द्वारा भी होता है। संस्कृतियों के द्वारा भी बदल जाती है आवृत्ति कि भाई वो संस्कृति कितनी अच्छी कि वहाँ पे शादी करते हैं तो लोग वृक्ष लगाते हैं, पर्यावरण की पूजा करते हैं, विष्णुई समाज है, ऐसा है वैसा है। ठीक है,
नैतिक मूल्य सभी प्राकृतिक मूल्यों में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि अच्छाई, पवित्रता, सत्यवादिता, विनम्रता आदि, ये सब नैतिक मूल्य हैं। साथ ही साथ नैतिक मूल्य बुद्धिमत्ता व शक्ति संपन्नता से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं कि मनुष्य की प्रमुख नैतिक आवृत्तियाँ क्या हैं। तो यह है श्रद्धा। सबसे जरूरी है कि श्रद्धा, अगर हम किसी के प्रति श्रद्धा है तो हम उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। परिणाम व गैर परिणामवादी आवृत्ति भी होती है कि हाँ, जरूरी है कि मुझे इसका परिणाम मिलना चाहिए, और कुछ परिणामवादी आवृत्तियाँ भी होती हैं। अच्छाई सिखाती है ये आवृत्तियाँ, आम बुद्धि, नैतिकता भी सिखाती कि आम लोगों के प्रति तुम्हारी क्या नैतिकता है। विश्वसनीयता, इनक्रेडिबिलिटी और वफादारी भी बढ़ाती है। शुभ अशुभ का भी यह प्रदर्शन करता है। उचित अनुचित का भी, और जवाबदेही के प्रति भी जागरूकता होती है। क्योंकि आवृत्ति क्या है, किसी दी गई परिस्थिति में उस व्यक्ति की मानसिक दशा क्या है। ठीक है, तो कभी कभी यह उचित अनुचित में भी अपने फैसले लेता है आवृत्ति के द्वारा। एटीट्यूड कहते हैं ना। सत्यवादिता भी, और अंतरात्मा की कभी कभी आवाज़ भी सुन के कार्य किया जाता है। श्रद्धा है ये, बिना श्रद्धा के हम कोई कर्म अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, वो हमें बोरियस लगेगा, इसलिए श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आइए देखते हैं राजनीतिक आवृत्ति क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो राजनीतिक आवृत्ति से तात्पर्य है कि राजनीतिक मुद्दों के प्रति व्यक्ति की राय क्या है, यह सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है। यह सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रवाद, राजनीतिक रूढ़िवादी, राजनीतिक उदारवादी व राजनीतिक कट्टरवाद के रूप में लोगों के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रस्तुत होती है। आइए देखते हैं मुख्य राजनीतिक आवृत्तियाँ क्या, ये बहुत जरूरी है। जैसे राजनीतिक आवृत्तियाँ अतिवादी, क्योंकि रेडिकलिज्म में आप देखते हैं कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की इच्छा की जाती है। वहीं उदारवादी की बात किया जाए तो महत्वपूर्ण बदलाव की इच्छा रखते हैं। नरमपंथी मौजूदा व्यवस्था में खामियां देखते रहते हैं। रूढ़िवादी तो रूढ़ि परंपरा व संस्कृति में अधिक विश्वास रखते हैं। प्रतिक्रियावादी तो मौजूदा संस्थाओं के आधुनिक मूल्यों को खारिज कर देते हैं। तो राजनीतिक आवृत्ति के निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, अल्पकालिक प्रक्रिया है और सामाजिक समूह। तो किस प्रकार इस आवृत्ति का निर्माण होता है? दीर्घकालिक रूप में परिवार करता है, समाज करता है, शिक्षण संस्थान करते हैं। अल्पकालिक की बात करें तो मीडिया हो गया, सिविल समाज हो गया, चुनावी मुद्दे हो गए, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ होती हैं। वहीं सामाजिक समूह की बात करें तो लिंग आधार समूह होता है, प्रजाति निजातीय होता है, धर्म व विशिष्ट क्षेत्र के समुदाय। लिंग आधार पर समूह होता है, ये सामाजिक समूह आवृत्ति बताती है। राजनीतिक में देखा जाए तो उसके द्वारा भी सामाजिक बदलाव किया जाता है। ठीक है, सामाजिक प्रभाव और धारणा की बात किया जाए तो हम देखते हैं सामाजिक प्रभाव और धारणा क्या होता है। तो यह अनुनयन, ध्यान देना, पेपर में दे सकता है कि इथिक्स क्या है, यह आवृत्ति क्या है, वर्तमान समय में इसका अनुनयन क्या है। ठीक है, अनुनयन को कहते हैं परसुएशन। ठीक, या धारणा। तो दो सामाजिक प्रभाव की धारणा क्या है, देखिए। सामाजिक प्रभाव एक विशेषता है जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के व्यवहार, विचारों, भावनाओं व दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकती है। धारणा और उन्नयन की बात करें तो यह परसुएशन या किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास, व्यवहार को परिवर्तन करने की मजबूत प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से संचार गतिविधियों से संचालित होती है। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, क्या है कि सामाजिक प्रभाव एक विशेषता है जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार, विचार, भावना व दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकती है। ये सामाजिक प्रभाव। भाई ऐसा है, शादी ऐसे करो, शादी में चेहरा नहीं देखा जाता है, लड़कियां क्या कहते हैं, ऐसा है वैसा है, लड़का अच्छा है, लड़का जॉब करता है, और जबकि लड़कों की शादी होती है तो उनसे बताया जाता है ठीक है, परिवार में घरेलू लड़की चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। ये तामझाम, ये सामाजिक प्रभाव। कुछ लोग आ गए, भैया दहेज नहीं लिए, ऐसा है वैसा है। तो ये सामाजिक प्रभाव जो है, जो आवृत्तियों को बदल देते हैं हमारे। वहीं धारणा की बात करें
तो यह किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास व व्यवहार परिवर्तन करने की मजबूत प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से विचार गतिविधियों से संचालित होती है। ठीक है, दृष्टिकोण जो हमारा है कि भाई कि ये घर पे रहता है, पूजा पाठ में विश्वास करता हो सकता है ये सात्विक हो, अच्छा हो, ऐसा है वैसा, ये धारणा हमारा बन जाए। या होली में बाहर ना निकलो नहीं तो रंग लगा देंगे सब, और मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा है वैसा है, धार्मिक कुछ बदलाव आ गया। तो ये सब हमारी रूढ़िवादिता या धारणा जो हमारी आवृत्तियों को बदला देती है। सामाजिक प्रभाव अनुनयन के मत संबंध। सामाजिक बदलाव की बात करें तो सामाजिक प्रभाव व अनुनयन क्या है? तो सामाजिक प्रभाव व अनुनयन, अनुनयन मतलब धारणा, धारणा मतलब सस्पेंशन, क्या कहते हैं, परसुएशन। ठीक, परसुएशन, ये लिखा है परसुएशन, धारणा। सामाजिक प्रभाव अनुनयन, जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, जलवायु परिवर्तन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, ठोस को क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, SWM। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ये भी होता है। नकारात्मक अभिवृत्तियों में बदलाव के लिए सामाजिक प्रभाव व अनुनयन महत्वपूर्ण है। इसमें मशहूर कलाकार आदि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान देखे होंगे, विद्या बालन व अमिताभ बच्चन का दरवाजा बंद अभियान, और टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म। ठीक है, ये भी तो है, चलचित्र हुआ, सामाजिक प्रभाव हुआ जो बदलती है अभिवृत्तियों को। सिविल सेवा में अनुनयन यानी कि सस्पेंशन या धारणा, परसुएशन। ठीक है, सामाजिक प्रभाव की उपयोगिता क्या है? सरकारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन, जैसे कि उदाहरण देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या एक धारणा बना दिया गया, फिर धीरे धीरे इसको आगे लाया गया। ठीक है, तो समाज में हर तबके तक पहुंचा, तब पता चला कि हाँ ऐसी ऐसी स्थितियाँ होती है, ये गलत है, तब वहाँ अभिवृत्ति चेंज होती है। ठीक है, अभियान के द्वारा, उज्ज्वला योजना के द्वारा, आदि विज्ञापन के द्वारा, संचार नेतृत्वकर्ता द्वारा, सामाजिक प्रभाव के अनुनयन के द्वारा ये किया जाता है। नैतिक अनुबंधन की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में सेल्फी अभियान भी चालू कर दिया कि आप बचाओ और सेल्फी करो, खींच के आप स्टेटस लगाओ। अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन की बात करें तो जैसे ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कार योजनाएं भी चलती हैं कि आप इतना पेमेंट करेंगे तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा, ऐसा है वैसा है। कानून व नियमों का पालन के द्वारा भी आवृत्ति में कुछ बदलाव होती है, नियमों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। अब आते हैं सामाजिक प्रभाव व अनुनयन के तरह के, यानी कि धारणा के क्या तरीके हैं परसुएशन से। तो कानून, नियम व संविधान, नैतिक क्षमता, रोल मॉडल व प्रेरणादायक व्यक्तित्व, सामाजिक संपर्क को बढ़ाना, नैतिक अनुनयन, आदर्श व्यक्तित्व, कार्य में अनुशासन व दक्षता, सेवा के लिए दृढ़ संकल्प और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक, ये हो गया सामाजिक प्रभाव व अनुनयन के तरीके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रभावी व्यवहार व परिवर्तन की बात। ठीक, तो प्रभावी व्यवहार व परिवर्तन, जैसे कि यह वर्तमान नियमों को प्रभावी बनाती है, संदेशों को मानसिक मॉडल प्रदान करती है, नुकसान को लाभ में बदलना भी बताता है प्रभावी व्यवहार, चयन के तरीकों को सरल बनाती है, और सामाजिक व सांस्कृतिक मानदंडों पर भी बल देती कि भाई ये मानदंड है, इन पे चलना है, शादी करना ज़रूरी है, ऐसा है वैसा है, समाज में रह के अपने कास्ट में करना है, जहाँ पे ये कास्ट वाला शादी होता है। ठीक है, ये सब समाज में फैला हुआ है, और आर्टिकल 377 को गैर अनैतिक माना गया है। ये सब परिणामों का प्रकटीकरण भी होता है, लगातार सशक्त बनाना अपने को, स्वयं को, कार्य क्षेत्र को। इसमें एक एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं इसको, कि IPS अधिकारी थे, इनका नाम था तेजस्वी सतपुते, सोलावार महाराष्ट्र के थे। तो ये सोलापुर महाराष्ट्र के जो तेजस्वी सतपुते थे, इन्होंने सॉफ्ट पुलिसिंग की व्यवस्था की और अवैध शराब पर नकेल कसने की बात भी कही थी। ऑपरेशन उसके लिए परिवर्तन लाया गया, जो अभिवृत्ति को, व्यवहार को और परिवर्तन को बदलेगी, व्यवहार परिवर्तन करेगी। 4 पॉइंट एक्शन प्लान के हैं। एक है परामर्श, रोजगार, पुनर्वास, सामुदायिक प्रशासनिक प्रयासरत, 80% सफलता। फिर से ध्यान दीजिए, 4 पॉइंट हैं कि परामर्श आपको लेना चाहिए, रोजगार पर कार्य करना है, पुनर्वास
पे ध्यान देना है, ठीक है। और सामुदायिक प्लस प्रशासनिक प्रयास क्या किए जाते हैं। आइए देखते हैं, उड़ीसा बाल विवाह समाप्त करने का मॉडल था, ठीक है। ये बहुत जरूरी एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। वो उड़ीसा में बाल विवाह को समाप्त करने का मॉडल व्यवहारिक व सामाजिक परिवर्तन लाने पर ध्यान दिया गया। जैसे बहुआयामी दृष्टिकोण क्या था, ध्यान दीजिएगा। लड़कियों को लक्षित करने वाली सभी योजनाओं को एक साथ जोड़ना, वंचित जनजातीय वर्ग के सभी मौद्रिक प्रोत्साहन देना, प्रशासनिक भूमिका, सामुदायिक भागीदारी, उच्च बाल विवाह क्षेत्रों की मैपिंग, पुलिस की भूमिका, संचार व जन जागरूकता, और इन प्रयासों में बाल विवाह में समग्र गिरावट दर्ज हुई। ध्यान दीजिएगा इसको। केस स्टडी देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। नेतृत्व, समर्पण, धैर्य, साहस, अभिवृत्ति और बदलाव व सकारात्मक ऊर्जा क्या है। इसी पर एक केस स्टडी है, ध्यान दीजिएगा कि सनी के सिंह थे एक, वह सिविल सेवक चांगलांग जिला अरुणाचल प्रदेश के थे। उन्होंने क्या किया कि युवाओं को नशे की लत से खेलों की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दिया, ठीक है। यानी कि सामुदायिक सहयोग किया गया, स्थानीय जनप्रतिनिधि से बातचीत की गई होगी, पब्लिक फंडिंग में खेलों की आधारभूत ढांचे का निर्माण किया गया। अर्थात पब्लिक फंडिंग, खेल उपकरण के बैंक और फिर आधारभूत ढांचा तैयार किया गया और निर्माण वंचित वर्ग के बच्चों की वरीयता देने लगी और एक साल में पार्क और गेम के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार, ठीक। अब बात करते हैं मॉडल आंसर की। एक मॉडल आंसर आपको हम बताते हैं और बाकी आपको खुद लिखना है। सकारात्मक अभिवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है, जिसे प्रायः नितांत दबाव में कार्य करना पड़ता है। एक व्यक्ति की सकारात्मक अभिवृत्ति में क्या योगदान देता है, आंसर लिखिए। A positive attitude is considered to be an essential characteristic of a civil servant who is often required to function under extreme stress. What contribute to a positive attitude into a person, ठीक। यानी कि क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको लिखना होगा सकारात्मक अभिवृत्ति क्या है, फिर लिखा एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता क्या है, तो लोक सेवक की जो अनिवार्य विशेषता है उसको लिखना है, जिसे प्रायः नितांत दबाव में कार्य करना पड़ता है, ठीक है। दबाव को और उन दोनों को ध्यान में रखते हुए लिखना है, यानी कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, एक व्यक्ति की सकारात्मक अभिवृत्ति में क्या योगदान देता है, लास्ट में क्या योगदान देता है सकारात्मक अभिवृत्ति के द्वारा, ठीक। ये हो गया प्रश्न का। तो अब सकारात्मक अभिवृत्ति क्या है, तो वही है कि किसी दी गई परिस्थिति में व्यक्ति की जो मानसिक दशा होती है और उस कार्य के करने की अभिवृत्ति की अनुकूलता क्या कहलाती है, सकारात्मक अभिवृत्ति, ठीक। अभिवृत्ति एक छोटी सी चीज दिखती है पर यह एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है, ठीक। क्या है सकारात्मक अभिवृत्ति, ये लिखा है कि जीवन के प्रति आदर्शवादी दृष्टिकोण, सकारात्मक विचार, लक्ष्य के प्रति बढ़ता दृष्टिकोण और जीवन में हमारा क्या ऊंचाई प्राप्त की है। आइए देखते हैं कि लोक सेवक की अनिवार्य हेतु क्या अनिवार्य है। वो समाज के साथ कार्य करे और सामाजिक बुराइयों को सामना करे, चुनौतियों पर नियंत्रण स्थापित करे, जैसे कि सत्येंद्र दुबे ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया था। कम संसाधनों में उचित प्रबंधन करे, गरीबी बेरोजगारी व काबू कर सके और प्रोजेक्ट 367 अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज 2016 बैच अधिकारी की यह पहल थी। क्या थी, प्रोजेक्ट 367, संविधान और कानून का उचित पालन किया जाए, राजनीतिक दबाव में उचित निर्णय, जैसे कि उदाहरण अशोक लवासा, ठीक। जो प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं उनके साथ रहना, ये सब बताता है नैतिक मूल्यों का पालन करना। अब आते हैं उसी में प्रश्न में ही कहा था सकारात्मक अभिवृत्ति के कारक की बात किया जाए, ठीक। सकारात्मक अभिवृत्ति की बात किया जाए तो इसमें शिक्षा की बात की जाए, मूल्य, ठीक, परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों की भूमिका और दोष और मीडिया। वहीं हम आध्यात्मिक कारक की बात करें तो योग, व्यायाम, अहिंसा, प्रौद्योगिकी कारक की बात करें तो नवाचार के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उदाहरण के रूप में देखें तो हरजिंदर सिंह सेवा भाव और जुनून 1978 में दिल्ली में फ्री ऑटो एम्बुलेंस चलाया था। ध्यान देना दीजिएगा कि प्रौद्योगिकी कारक भी होते हैं, जैसे नवाचार के प्रयास के लिए हरजिंदर सिंह ने भी कार्य किया था।
आर्थिक कारक में देखें तो गरीबी हो गया, कुपोषण, बेरोजगारी, वर्तमान अधिक समस्याओं, जो आर्थिक समस्याएं हैं वर्तमान में, उनको सरकार व प्रशासन द्वारा नागरिक कल्याण व बेहतर जीवन स्तर में बदला जा सकता है। फिर निष्कर्ष लिख दीजिए कि जैसा कि सर्वविदित है कि सिविल सेवा में नैतिक रूप से दृढ़ तथा प्रभावी निर्णय लेने वाले व्यक्तियों का चयन करने का प्रयास होता है, या निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सिविल सेवा में नैतिक मूल्य से दृढ़ तथा प्रभावी निर्णय लेने वाले व्यक्तियों का चयन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, और कोई स्थिति और आ जाती कि सभी लोग पाते हैं, तब इस प्रकार क्षेत्र निर्माण में सकारात्मक अभिवृत्ति में किया जा सकता है। सरकार द्वारा प्राथमिक कार्यक्रमों के दौरान सकारात्मक अभिवृत्ति को प्रोत्साहन भी दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति क्या है और इसके निर्माण में कारक और प्रभाव डालने वाले क्या हैं। फिर हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के विषम अभिवृत्तियाँ हैं, जैसे कि हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या क्या विषम अभिवृत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं। इन विषम अभिवृत्तियों की फलस्वरूप वस्तु भारतीय इंटर कॉलेज जाना था मुझे। ठीक, क्या हुआ इसमें कि जैसे कि एक स्कूल है आपका भारतीय इंटर कॉलेज, यहाँ पे आपको जाना है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति के निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम अभिवृत्तियाँ क्या व्याप्त हैं। हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या क्या विषम अभिवृत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं। इन विषम अभिवृत्तियों के अस्तित्व को आप किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ठीक, और इनके उत्तर ये आपको दिए गए हैं कि अभिवृत्ति क्या है, उसकी परिभाषा लिखा गया। फिर अभिवृत्ति के निर्माण के कारक क्या हैं, इनको आपके सामने रखा गया कि निर्माण करने के लिए क्या होता है। किसी को दंड दिया जाता है, किसी के अनुवांशिक कारक होते, किसी सांस्कृतिक कारक होते, कहीं मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा भी बदलाव होता है, कहीं सिनेमा के द्वारा, कहीं साक्षरता निरक्षरता के द्वारा भी, कहीं सूचना संचार आदि के द्वारा, परिवार और इनके द्वारा भी। फिर भारतीय समाज की जटिल संरचना के कारण अनेक सामाजिक समस्याएं जिनके प्रति विषम अभिवृत्तियाँ हैं, जैसे महिला शिक्षा, महिला मंदिर प्रवेश, सबरीमाला आदि। इनको एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर उसी टॉपिक में कहा है जाति प्रथा भी इन्हीं सामाजिक समस्याओं में से एक है जो प्राचीन काल से अस्तित्व में है, अनेक विषम अभिवृत्तियाँ। ठीक, फिर ये जो लिखा है इसको हेडिंग वाइज आप देख लीजिए, अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद आप इससे एक नहीं 2-3 बार आप लिखिएगा अपने मन से। फिर उसके बाद इसको आप पढ़ के फिर लिखिएगा एक बार। ठीक है, निष्कर्षतः ये कहा जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो एटीट्यूड आवृत्ति टॉपिक नंबर 2 समाप्त होता है। अब टॉपिक नंबर 3 पर हम आपसे चर्चा करेंगे कल। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जैसा कि हमने नोट्स के बारे में भी आपको बताया कि नोट्स कैसे बनाना है। ठीक, तो जय हिंद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।